नमस्कार। हर व्यक्ति एक लंबी उम्र चाहता है। लंबी उम्र प्राप्त करके कुछ लोग भोग करना चाहते हैं, कुछ निर्धारित कार्य करना चाहते हैं एवं कुछ लोग अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या वास्तव में मनुष्य केवल एक लंबी उम्र चाहता है या उसके साथ भी कुछ और भी चाहता है? देखा जाए तो एक मनुष्य लंबी एवं स्वस्थ उम्र चाहता है। लंबी उम्र प्राप्त करके कोई भी अपना जीवन हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहता। आज हम गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति द्वारा दिए गए उन सीक्रेट्स पर चर्चा करेंगे जिनके द्वारा मनुष्य एक लंबी उम्र को प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने ऐसे 9 पॉइंट्स दिए। इन 9 पॉइंट्स में गुरुदेव ने पहला पॉइंट दिया है प्रॉपर फिजिकल लेबर, यानी उपयुक्त परिश्रम। यदि एक मनुष्य परिश्रम नहीं करेगा, एक जगह बैठा रहेगा, तो धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां कमज़ोर एवं शिथिल पड़ती चली जाएंगी। न केवल मांसपेशियां बल्कि उसके अंग भी उतना अच्छे से कार्य नहीं करेंगे। आप देखोगे जिन लोगों के दैनिक दिनचर्या में व्यायाम, प्राणायाम, आसन, कौशिकी तांडव इंक्लूडेड है, वो दिन भर परिश्रम करने के बावजूद भी ज़्यादा एक्टिव एवं स्वस्थ रहते हैं। उनको कम बीमारियों से ग्रसित करती हैं। वो ज़्यादातर उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है एवं वो अपने जीवन में भी आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में आसन, कौशिकी, तांडव ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। इन आसनों के बारे में एक विशेष चीज़ कहना चाहूँगा। कोई भी किताब से देखकर या यूट्यूब से देखकर आदमी को आसन नहीं करना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जो आसन है, ज़रूरी नहीं है कि बाकी लोगों के लिए भी वही आसन है। कुछ लोगों में कुछ पर्टिकुलर टाइप के आसन प्रिस्क्राइब्ड हैं और अन्य तरह के आसन जो हैं प्रोहिबिटेड है। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, किसी योग्य एवं ऑथराइज पर्सन से ही इन आसनों के बारे में सीखें एवं उनका अभ्यास निर्देशित जो किया करें उसी तरीके से करें। फिजिकल लेबर के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो यदि किसी को अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है तो डेफिनेटली उसे अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग करना ही होगा। तो अपने जीवन में आसन, कौशिकी तांडव को, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक को ज़रूर इंक्लूड करें। मैं खासकर उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, जैसे कि आजकल भारत में सर्विस क्लास, आईटी क्लास जॉब्स बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। आईटी में जो लोग हैं या कंप्यूटर के आगे जो लोग बैठे रहते हैं, वो 7-7, 8-8 घंटे लगातार बैठे ही रहते हैं। उन लोगों से भी मेरा निवेदन करूंगा कि वह हर 1 घंटे में उठकर थोड़ी वॉक करके आएँ, ताकि उनकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो। आजकल तो जो आईटी में वो लोग तो जानते ही हैं कि विशेष तरह की घड़ियाँ आ गई हैं, या आपके मोबाइल में भी आप लोग रिमाइंडर लगा सकते हो कि समय समय पर आपको अपनी पोस्चर बदलते रहने के लिए आपको इंडिकेट करते रहें। पर सबसे ज़्यादा अच्छा है अपनी जो मॉर्निंग एवं इवनिंग काल में आप योगासन को इंक्लूड करें एवं निश्चित रूप से एक जो ज़रूरत है उसके हिसाब से फिज़िकल लेबर ज़रूर करें। इस फिज़िकल लेबर के बारे में एक प्रिकॉशनरी वर्ड भी कहना चाहूँगा, खासकर उन लोगों के लिए जो कि प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। एक प्राणायाम के अभ्यासी को डेफिनेटली जिम के अंदर रिगरस जो फिज़िकल एक्सरसाइज है, वेट लिफ्टिंग है, वो नहीं करनी चाहिए। इससे उनके प्राणायाम का जो योग है उस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके बारे में अधिक चर्चा के लिए आप किसी योग्य आचार्य से योगा अभ्यास जो करते हैं उनसे सीखें, या अगर ज़रूरत पड़े तो मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमारे यूट्यूब चैनल्स पे हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हमारे दूसरे एवं तीसरे पॉइंट पे। ये दूसरा एवं तीसरा पॉइंट हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक से संबंधित है। दूसरा पॉइंट है भूख लगते ही खाना खाना एवं निद्रा आते ही सोने चले जाना। अब इसको समझने के लिए हमें हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे समझना पड़ेगा। जिस तरीके से आप अपने मोबाइल में अलार्म फिट करते हैं और वो निर्दिष्ट समय पे आपको बताता है कि अब आपको ये काम करने का समय हो गया है, जगने का समय हो गया है, सोने का समय हो गया है,
उसी तरीके से आपके शरीर में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। ये क्लॉक क्या करती है? आपको बताती है अब किसका समय आ गया। से फॉर सपोज़ एक व्यक्ति रोज़ाना 1 बजे खाना खाता है, तो आप देखोगे जब 1 बजने वाले होंगे तो उसको भूख लगने चालू हो जाती है। भूख लगते ही क्या होता है, उसके सिक्रीशन स्टार्ट हो जाते हैं, सलाइवेशन, उसके मुंह में लार आने लगती है, उसके पेट में जो स्टमक है वो और वो सीक्रेट करने लग जाता है जो कि खाना पचाने के होते हैं। यदि वो व्यक्ति उस समय खाना नहीं खाएगा तो क्या होगा? तो देखिए, पहला स्टेप होगा उसकी भूख, उस थोड़े समय बाद उसको भूख लगेगी भी नहीं। दूसरा क्या होगा, जो एंजाइम निकले हैं वो एंजाइम क्या करेंगे, उसको एसिडिटी करेंगे, और अगर उसको उस एंजाइम को भोजन नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, अपने ही शरीर के अंदर की जो त्वचा है, उसको स्टमक के अंदर की वो पचाने लगेंगे। हो सकता है अल्सर भी हो जाए। तो इसी तरीके से अगर डेली किसी का जो समय है वो बदलता रहेगा खाने का, तो उसको अक्सर देखोगे कि पेट की गड़बड़ रहेगी। इसलिए आप कोशिश करें, जब जैसे ही आपको जिस समय आपको भूख लगती है उस समय इमीडिएटली खा लें। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से समझे तो ये है कि अपने खाने का समय जो है निर्धारित रखें। सिमिलरली सोने का समय है। अक्सर मनुष्य को एवं कई तरह के जानवरों को रात्रि काल में नींद आ जाती है। इसलिए क्योंकि रात्रि में ही मेलाटोनिन निकलता है, उस मेलाटोनिन के निकलने से कुछ समय पहले तक ही बॉडी शिथिल होने लगती है और उसको नींद आ जाती है। नींद आने से क्या होता है, उसका मानसिक तनाव कम हो जाता है, वो रिलैक्स होने लगता है, बॉडी रिलैक्स होने लगती है, मसल्स रिलैक्स होने लगती है, और वो अपनी जो एनर्जी है बॉडी वो गेन करता है। ऐसा नहीं कि मनुष्य शरीर सोता है तो बाकी शरीर के अंदर की चीज़ें भी सो जाती है, वो काम नहीं करती। अंदर की चीज़ें काम करती रहती है, वो बॉडी को रीजनरेट करती है, रिनोवेट करती है। अगले दिन जब वो व्यक्ति उठता है तो एकदम स्वस्थ उठता है और आगे से काम करना चालू कर देता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को नींद आ रही है और वो नहीं सोएगा तो क्या होगा, ये इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। धीरे धीरे वो तनावग्रस्त रहेगा। आपने देखा होगा कभी किसी कार्यवश किसी व्यक्ति को यदि रात्रि में नींद नहीं आती है तो अगला दिन कैसा बीतता है, वो बुझा बुझा सा होता है, थका थका सा होता है और चिड़चिड़ा भी होता है। उसको थोड़ा सा कोई चीज़ बोलो तो जल्दी से वो चिढ़ जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपने मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक करने पे जैसे ही नींद आए सो जाना चाहिए। मेरी इस बात को कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के भी ले सकते हैं कि सर हमें तो जब भी देखो नींद ही आती रहती है, जब भी हम किताब खोलते हैं तो नींद आती है। या कुछ आलसी लोग भी होंगे, वो कहते हैं कि साहब हमें तो नींद ही आती रहती है, तो क्या हमें सोते रहना चाहिए? नहीं, एक व्यक्ति को तंद्रा एवं निद्रा में फ़र्क आना समझना चाहिए। एक आम आदमी के लिए 6 से 8 घंटा जो नींद होती है वो पर्याप्त होती है। अगर वो इस नींद को अच्छे से करता है रात्रि में तो उसको और कोई दिक्कत नहीं आती है, वो आराम से अपने दैनिक कार्य को कर सकता है। लेकिन यदि कोई ये बोले अगर इससे ज़्यादा सोता है, या फिर ये बोलो कि कई बार ऐसा होता है ना कि सुबह उठते हैं लेकिन नींद तो नहीं आ रही है लेकिन उठने की भी इच्छा नहीं होती है, तो इसको हम तंद्रा में इंक्लूड कर सकते हैं। आदमी उसके अंदर कार्य को टालता रहता है, हाँ अभी थोड़ी देर में उठता हूँ, थोड़ी देर बाद करूँगा, इस तरीके से अपने कार्य को टालता रहता है। तो तंद्रा और निद्रा में फ़र्क करना हमें आना चाहिए। तो जैसे है हमारा सोने का समय रात्रिकालीन है, रात्रिकालीन होते ही मान लो 10 आपने 8:30-9 बजे तक भोजन कर लिया, अपने भोजन करने के बाद वॉक कर लिया, वॉक करने के बाद जैसे ही नींद आए आप हाथ पैर धो लीजिए, अपने बेड पे आए, नींद आए तो अगर स्वाध्याय कर रहे हैं तो ठीक है, जैसे ही स्वाध्याय करते करते कभी नींद आ रही है तो अपनी किताब बंद करते हुए सो जाए। तो एक व्यक्ति को अगर स्वस्थ रहना है तो जिस समय उसका निद्रा का समय है उस समय उसको सो ही जाना चाहिए। ध्यान रखें, दिवा निद्रा और रात्रि जागरण ये वर्जित है, इसे नहीं हमारे जीवन में हमें प्रमोट करना चाहिए। रात्रि में अगर किसी को व्यक्ति को मेडिटेशन करना है तो उसके लिए वो जग सकता है, अदरवाइज़ उस एक्टिविटी के अलावा बाकी कोई एक्टिविटी के लिए रात्रि जागरण करना ठीक नहीं है। उसके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है।
तो हम जो 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए इस सेकंड पार्ट में, वो थे भूख लगते ही भोजन करना एवं नींद आते ही सो जाना। तो इसका हर व्यक्ति को विशेष ध्यान रखना। जो चौथा पॉइंट है उसके लिए बरसों से हमारे बड़े बुजुर्ग भी हमको कहते आ रहे हैं, अपने जीवन में अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसके अंदर रेगुलरिटी मेंटेन करना। एक व्यक्ति को आध्यात्मिक तो होना ही चाहिए, साथ ही आध्यात्मिक होने के साथ साथ अपने जो आध्यात्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनको भी पूर्ण करना डेली बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई व्यक्ति सुबह एवं शाम 2 टाइम मेडिटेशन करता है, पूजा करता है, तो उसको बिना नागा किए उसको कंप्लीट करना ही चाहिए। तब यहाँ मैं रेगुलरिटी की आपको इम्पोर्टेंस बताना चाहता हूँ। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करता है, पूजा करता है, मेडिटेशन करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है इस प्रैक्टिस को वो सिंसियरिटी से एवं रेगुलरिटी से करता है। आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी तो सुनी होगी। तो रेगुलरिटी मस्ट है, हर कार्य में रेगुलरिटी मस्ट है। सिमिलरली स्पिरिचुअलिटी में भी यदि कोई व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी में अपनी रेगुलरिटी मेंटेन रखेगा तो उसका मन एवं इतना प्रफुल्लित रहेगा कि पूछो मत। साथ ही उसको किसी का भय नहीं रहेगा, क्योंकि वो दुनिया को दूसरे एंगल से भी देखता है, जो कि आध्यात्मिक एंगल है। उस व्यक्ति को दुनिया की नश्वरता का भी पता है एवं उसको व्यक्ति को जीवन के लक्ष्य का भी पता है। तो ऐसे व्यक्ति के जो माइंड है वो ज़्यादा रिलैक्स रहेगा तो काम डाउन रहेगा तो उसका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, एवं जब वो स्वस्थ रहेगा तो जीवन में वो लंबी उम्र प्राप्त करेगा ही। तो इसको भी गुरुदेव ने चौथे पॉइंट के रूप में इंक्लूड किया है, जिससे एक व्यक्ति लंबी उम्र प्राप्त कर सकता है। इस कड़ी में जो अगला पॉइंट है वो है फास्टिंग। मनुष्य शरीर एक बायोलॉजिकल मशीन है। जिस तरीके से हमारे घर पे उपलब्ध अन्य मशीनों को यदि लगातार चलाएंगे तो गर्म हो जाती है, ख़राब हो सकती है, उसी तरीके से ये शरीर को भी अगर लगातार हम काम में लेते रहेंगे तो इसमें भी खराबी आ सकती है एवं इसकी उम्र कम हो सकती है। तो इस शरीर को भी थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, और इसका सबसे बड़ा जो हमारा काम है जो लगातार चलता रहता है, जो एक चीज़ है वो है पाचन क्रिया। तो पाचन क्रिया को भी फास्टिंग द्वारा यानी कि उपवास द्वारा हम रेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पर फास्टिंग से जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी का जो मतलब है वो है निर्जला उपवास। निर्जला उपवास के अनेक फ़ायदे हैं। जैसे यदि हम कोई भोजन नहीं करते तो हमारे शरीर को बेनिफिट मिलता है, और हमारे मेंटल जो मानसिकता है उसको भी सबल मिलता है, क्योंकि हम एक रूल फॉलो करते हैं, उसके ऊपर अड़े रहते हैं कि भूख लगी है लेकिन नहीं खा रहे हैं। लेकिन यदि इसी उपवास को निर्जला करते हैं, वो भी 24 आवर्स का, एकादशी के दिन या अमावस्या पूर्णिमा के दिन, तो शरीर और ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और क्यों इन दिनों करना चाहिए फास्टिंग, एकादशी के दिन, अमावस्या पूर्णिमा के दिन, इसका भी एक अलग से विवेचना किया जा सकता है, क्योंकि ये लेक्चर उसके लिए बड़ा ही शॉर्ट पड़ेगा। तो एक मनुष्य को अपने जीवन काल में निश्चित रूप से रेगुलरली फास्टिंग को अपनाना ही चाहिए। फास्टिंग से न केवल ओबेसिटी से, मोटापे से एवं छोटी मोटी बीमारियों से निजात मिलती है, बल्कि हमारा शरीर और स्ट्रांग होता है, शरीर की पाचन शक्ति और अच्छी होती है। फास्टिंग के अगले दिन देखेंगे जो भोजन व्यक्ति से यदि कुछ दिनों के बाद जो पचा नहीं सकता था, यदि फास्टिंग के कुछ दिनों के बाद हैवी भोजन भी करता है तो उसको भी इजीली पचा पाता है। इसके जितने लाभ बताए जाए उतने ही कम हैं। एक व्यक्ति को निश्चित रूप से अपने जीवन काल में निश्चित अंतराल पे फास्टिंग करनी ही चाहिए। फास्टिंग करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि फास्टिंग को ब्रेक कैसे किया जाए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो मैं फास्टिंग की यहाँ नहीं कवर करना चाहता, लेकिन फास्टिंग ब्रेकिंग के बारे में ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि यदि गलत तरीके से फास्टिंग ब्रेक की जाए तो शरीर को नुकसान भी दे सकती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सारे दिन फास्टिंग की, कुछ भोजन नहीं किया, पानी भी ग्रहण नहीं किया, 24 घंटे बीत गए, अगले दिन सूर्योदय के बाद
वो फिर जो भोजन करे, यदि वो भोजन गरिष्ठ है, पहले दिन तो कुछ नहीं खाया, अगले दिन छोले पूड़ी तली हुई चीज़ें खा रहा है, तो उसका जो शरीर है और ज़्यादा वीक हो सकता है। इसलिए जो फास्टिंग ब्रेक करनी चाहिए वो पहले नींबू पानी से करनी चाहिए। एक गिलास में, कांच के गिलास में नींबू और थोड़ा सा नमक ले लें, उसको पिए। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करते हुए गर्म पानी पिए। फिर जब मल पूरा क्लियर हो जाए, पेट साफ़ हो जाए, उसके बाद खिचड़ी से, अपने नाश्ते से खिचड़ी एवं कुछ फल ले सकता है, उससे अपने जीवन की शुरुआत करें। और दोपहर का भोजन जैसे नॉर्मली लेते हैं उस तरीके से लें, लेकिन कम से कम अगले दिन तक गरिष्ठ भोजन ना लें, 24 घंटे तक इसका पालन करें। तो मैं आशा करता हूँ आप इसको अपने जीवन में ज़रूर अपनाएंगे। अगला जो बिंदु है वो है व्यापक सोच। हर व्यक्ति को व्यापक सोच 3 चीज़ों के पहले ज़रूर करनी चाहिए: बिफोर मील, बिफोर साधना और बिफोर स्लीप। मतलब खाना खाने से पूर्व, साधना करने से पूर्व एवं सोने से पूर्व। ये व्यापक सोच क्या है? व्यापक सोच है हमारी कर्मेंद्रियाँ या ज्ञानेंद्रियाँ, उनको पानी से धो लेना, जिसको हम हाथ मुंह धोना कहते हैं, या फिर बोलें जैसे मुस्लिम्स में वज़ू कहते हैं, उसी का ही एक व्यापक रूप है व्यापक शौच। व्यापक शौच में आदमी को क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने कानों को पानी से धो लेना चाहिए, फिर मुंह में पानी भरकर अपने चेहरे को एवं आँखों के ऊपर पानी मारना चाहिए 12, कम से कम 12 बार, जिससे आँखें ठंडी हो जाएगी, चेहरा धुल जाएगा। फिर हाथों को कोहनी तक अच्छे से धो लेना चाहिए, हथेलियों को धो लेना चाहिए। इसी तरीके से हमारे टांगों को, पैरों को, घुटने तक अच्छे से दोनों टांगों को धो लेना चाहिए एवं हमारी जननेंद्रियाँ भी ठंडी कर देनी चाहिए, उनको पानी से धो सकें तो अच्छा ही रहेगा। तो ये व्यापक शौच का एक संक्षिप्त में वर्णन है। तो हर व्यक्ति को खाना खाने से पूर्व ज़रूर व्यापक शौच करना चाहिए। इससे न केवल शरीर ठंडा होता है, हाथ साफ होते हैं, बल्कि भूख भी अच्छी लगेगी। आप देखेंगे, आप फ्रेश महसूस करेंगे। व्यापक शौच करने के बाद, खाना खाने के बाद भूख भी बढ़ेगी। जिन लोगों को अपच रहती है या खाना देखने से भूख नहीं लगती, वो इसको अपना के देखें तो देखेंगे ज़रूर उनका भूख भी बढ़ गई है। एवं जो साधना करते हैं, साधना करने से पहले ज़रूर ही व्यापक शौच कर ही लेना चाहिए। सिमिलरली आप रात्रि का भोजन कर लें, उसके बाद वॉक करके आ जाएं, तो सोने से पूर्व पुनः एक बार व्यापक शौच कर लें। इससे आपको अच्छी नींद आएगी एवं फ्रेश मॉर्निंग में उठेंगे। अगर किसी व्यक्ति की अच्छी नींद होती है तो अगले दिन निश्चित रूप से वह उतना ही प्रफुल्लित जगेगा। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है हमारे दैनिक जीवन में दही एवं रॉ फूड का इंक्लूजन। बाबा बोले एक बार कि दही इतना इम्पॉर्टेंट है कि मैं इसको 16 पॉइंट्स का हिस्सा बनाना चाहता था, लेकिन कुछ लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बाद में इसको अपने जीवन को लंबा बनाने के लिए ज़रूर इंक्लूड किया। तो दही खासकर सुबह के नाश्ते में थोड़े से नमक के साथ ज़रूर उसका आहार लेना चाहिए। दही के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव बैक्टीरियाज़ हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में लाभदायक है। आप देखोगे इस दही के ऊपर जो पूंजीवादी लोग हैं, इन्होंने भी काफ़ी काम किया। मार्केट में योगर्ट के नाम से और समथिंग फ्लेवर्ड योगर्ट के नाम से बहुत सारी चीज़ें लेकर आए, लेकिन उनसे ज़्यादा उपयोगी जो हमारा जो घर पे दही बनता है, खट्टा होने से पहले उसका स्थिति होती है, उसको अगर आहार में लें तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी तरीके से रॉ फूड्स, जिसमें हमारे सैलड्स आ गए, टमाटर हो गया, गाजर, मूली हो गया, जिनको आप कच्चा खा सकते हैं, इंक्लूड करें। सब्जी को वैसे भी ज़्यादा पकाने से उसके जो न्यूट्रिशन होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, इसलिए खाना भी उतना ज़्यादा नहीं पकना चाहिए। बिल्कुल तलना, डीप फ्राई नहीं करना चाहिए। आप हल्का सा बॉईल करके उसको, पानी को बिना फेंके उसको आहार कर सकते हो। तो इसको एक व्यक्ति को अपने आहार में उसका हिस्सा बनाना ज़रूर चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो 7वां पॉइंट हुआ वो है हमारे जो दैनिक भोजन है उसमें कर्ड एवं रॉ फूड का इंक्लूजन। जो 8वां पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत लोग कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कि आप योगासन करो, मेडिटेशन करो, कहते हैं समय नहीं मिलता, या और भी बहुत सारा काम जिसको हम बोलते हैं, तो यही बोलते हैं कि हमें समय की कमी है। यदि एक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, उसके इतने लाभ मिलेंगे कि पूछो मत। तो ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है? ये ब्रह्म मुहूर्त है सूर्योदय से 45 मिनट पहले से लेकर 45 मिनट के बाद तक का जो समय रहता है,
वो ब्रह्म मुहूर्त के आसपास का रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त के अंदर एक व्यक्ति को हमेशा उठ ही जाना चाहिए। एवं हमारे गुरुदेव ने तो निर्दिष्ट किया है कि सुबह 4:45 तक आदमी को उठकर अपनी दिनचर्या निभाकर 5 बजे तक अपने मेडिटेशन में बैठ जाना चाहिए। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। जो उषा काल होता है, उस समय जो सूरज होता है, वो जो रेज़ होती हैं उसकी, वो फिज़िकल बॉडी के लिए बहुत बेनिफिट होती है। उसके बाद तो मैक्सिमम जो रेज़ होती हैं उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणें ज़्यादा होती है जो नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो उस समय जो रेज़ होती हैं वो मनुष्य के अंदर पॉजिटिविटी, बॉडी के लिए मानसिकता को पॉजिटिव बनाने के लिए जो रेज़ छोड़ती है वो महत्वपूर्ण है। अगर माइक्रोबायोटा सिद्धांत के बारे में जानते हैं तो मॉर्निंग के समय में पॉजिटिव माइक्रोबायोटा अधिकतर रहती है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त होता है, सात्विकता रहती है उस समय। तो उस समय में अगर मनुष्य उठता है तो उसका भी लाभ ले सकता है। अगर कोई व्यक्ति इस समय उठता है तो देखिए उसके क्या क्या लाभ हैं। सुबह उठेगा, वो अपना मेडिटेशन कंप्लीट कर सकता है। जो ट्रैफिक की चिल्लपों रहती है, लोगों की चहल पहल रहती है, वो मॉर्निंग में बहुत कम होती है, आवाज़ कम से कम रहती है। इसलिए आप उसको आराम से, जो रिलैक्सेशन है, मेडिटेशन है, उसको एंजॉय कर सकते हैं। फिर एक्सरसाइज कर सकते हैं। मॉर्निंग में ओजोन लेयर जो होती है वो नीचे आती है। अगर मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करते हैं तो ऑक्सीजन सैचुरेशन आपका बढ़ता है, क्योंकि ओजोन को इनहेल करते हैं। उसके अंदर एक अणु के अंदर 3 ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं, तो ओजोन को भी आप लाभ ले सकते हैं। फिर आप, जैसे मैंने पहले भी बताया, सूरज की जो किरणें हैं बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, तो उसका भी बेनिफिट ले सकते हैं। फिर जो समय बचेगा उसको आप सेल्फ डेवलपमेंट में लगाएं, स्वाध्याय में लगाएं, अपने घर में समय दें। मॉर्निंग में पुरुष लोग भी, आप लोग ब्रेकफास्ट अपना बना सकते हैं, अच्छे से सब परिवार को समय दे सकते हैं। समय से, कुछ लोगों की आदत होती है ऑफिस में लेट पहुंचना। अगर कोई व्यक्ति जल्दी उठता है तो समय से अपना ब्रेकफास्ट पूरा करेगा, देख लेगा कि मुझे कब ऑफिस पहुंचना है, तो 15 मिनट एडवांस में निकलेगा और समय में पहुंचेगा। तो ऑफिस में भी उसके रिलेशंस अच्छे होंगे अपने बॉस से, तो जल्दी पहुंचेगा, जल्दी काम कंप्लीट होगा। वहाँ से देर तक उसको बैठने में, ऑफिस में बैठने की ज़रूरत नहीं है काम कंप्लीट करने के लिए। जल्दी से निकल के आएगा और अपनी इवनिंग ड्यूटीज़ करेगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बहुत सारे लाभ हैं, प्रत्यक्ष भी लाभ हैं और बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो अप्रत्यक्ष हैं। तो एक व्यक्ति को दोनों तरह का लाभ मिलेगा ब्रह्म मुहूर्त में उठने से। इसके बाद जो 9वां पॉइंट है, जो अंतिम पॉइंट है, वो है 16 पॉइंट्स। गुरुदेव ने एक आदर्श व्यक्ति के लिए जो दिनचर्या है उसमें 16 पॉइंट को इंक्लूड किया है। उन्होंने कहा किसी व्यक्ति को अगर पहचानना है तो 60 वो देखो कि वो 16 पॉइंट्स को कितने अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा है। ये छोटे छोटे 16 पॉइंट्स है पर बड़े ही काम के हैं। इसमें कुछ स्वास्थ्य के लिए हैं, कुछ मानसिक स्वास्थ्य के लिए हैं, कुछ आध्यात्मिक के लिए हैं और उससे कुछ बढ़ के हैं। तो उन 16 पॉइंट्स की चर्चा हम फिर कभी करेंगे, पर आशा है आप इन जो 9 पॉइंट्स हैं इनको याद रखेंगे और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। तो आइए एक बार इन 9 पॉइंट्स में पुनः नज़र डाल देते हैं। पहला पॉइंट है प्रॉपर फिजिकल लेबर, यानी उचित शारीरिक श्रम करना। ईटिंग एज सून एज वन फील्स हंग्री, यानी जैसे ही भूख लगे भोजन ग्रहण करना। गोइंग टू स्लीप एज सून एज वन फील्स स्लीपी, जैसे ही व्यक्ति को नींद आने लगे उसको सो जाना चाहिए। रेगुलरिटी इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अपनी आध्यात्मिक साधना को, आध्यात्मिक जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उनको रेगुलरली समय के साथ निर्वहित करना। फास्टिंग एट इंटरवल्स, समय समय पर एक निश्चित अंतराल पे उपवास करते रहना। उपवास से मतलब निर्जला उपवास करना चाहिए। जो निर्जला उपवास ना कर सके वो पानी के साथ भी कर सकता है। परफॉर्मिंग व्यापक शौच बिफोर साधना, स्लीप एंड मील्स, साधना से पहले, खाना खाने से पहले और सोने से पहले हाथ पैर धोकर व्यापक शौच जरूर कर लेना चाहिए। कर्ड और रॉ फूड्स को अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करना। दही को और जो रॉ फूड है मतलब सलाद को अपने डेली लाइफ में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। गेटिंग आउट ऑफ बेड इन ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने बेड है उसको छोड़ देना चाहिए और 16 पॉइंट का पालन करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। नमस्कार।